चलिए, कुछ सवाल जो आपके वीकली डिस्कोर्स में और आए हैं उन पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। एक सवाल आपने पूछा है, निबंध निबंध लिखते समय दिमाग में शब्दों की सीमा चलने लगती है, इससे कैसे निपटारा किया जाए। सागर का सवाल है ये। अ, सागर, निबंध लिखते समय दिमाग में शब्द सीमा तो चलती ही रहनी चाहिए, क्योंकि 2.5 घंटे में आपको यूपीएससी में 2 निबंध लिखने होते हैं। अगर शब्द सीमा का आप ध्यान नहीं रखेंगे और एक निबंध लिखने में ही आपने बहुत सारा समय खपा दिया, तो दूसरा निबंध तो आपका 125 नंबर का ही बराबर महत्व का है, उसमें आपके अंक कट जाएंगे। इसमें कोई खराबी नहीं कि आपके दिमाग में शब्द सीमा चलती रहती है। देखिए, निबंध में असली बात यह नहीं है कि आपके दिमाग में शब्द सीमा चलती है, ये समस्या है। निबंध में समस्या ये आती है कि कई लोग निबंध लिखते हैं, उनके दिमाग में अचानक अचानक बातें आती रहती हैं और जो अचानक बात आती है उसको लिखते जाते हैं। और ये समस्या इसलिए होती है कि उसमें जब कोई पढ़ने वाला आपके निबंध को पढ़ता है तो पाता है कि आपके निबंध में प्रवाह नहीं, कॉन्टिन्यूटी नहीं, तारतम्यता नहीं, एक दूसरी बात का आपस में जुड़ाव नहीं। आप स्त्री पर कोई निबंध लिख रहे थे, लोकतंत्र पर कोई निबंध लिख रहे थे, लोकतंत्र के प्रचार प्रकार बताते बताते अचानक आपने लोकतंत्र की समस्या पर कोई चर्चा कर दी। लोकतंत्र की समस्या पर लिख रहे थे, उस समय आपको लोकतंत्र की कोई अच्छाई याद आ गई, उस पर चले गए आप। लिखा आपने सब है निबंध के भीतर, लेकिन उसमें कोई ऑर्डर नहीं है। तो अगर आपका दिमाग ऐसे चलता है, जो स्ट्रक्चर बनाने से पहले ही बात और शब्द सोचने लग जाता है, तब उस निबंध में भटकाव होता है। ऐसे निबंध खराब होते हैं। बिल्कुल इस तरह समझिए इस बात को कि आप एक घर बनाना चाहते हैं, आपने प्लान ही नहीं किया कि आप बाथरूम कहाँ बनाएंगे, किचन कहाँ बनाएंगे, बेडरूम कहाँ बनाएंगे। आप आए और आपने ईंट जोड़नी शुरू कर दी, जो जैसे जुड़ती गई, बाद में आपने सब दीवारें खड़ी होने के बाद कहा कि अच्छा इधर कोने में किचन बना लेते हैं, उधर बाथरूम बना लेते हैं। आपका घर क्योटिक है, उसमें कोई ऑर्डर नहीं है। वैसे ऐसा निबंध जिसमें आपके दिमाग में अचानक बातें याद आती हैं, उसको आपने कहीं भर दिया, इस बेतरतीब घर की तरह है। दूसरा एक घर होता है, इसमें पहले आप किसी आर्किटेक्ट से मैप बनवाते हैं, एक एक बात का ध्यान रखते हैं, किचन कहां होना चाहिए, सनलाइट, एयर, वेंटिलेशन कहां सबसे ज्यादा होगा, वो जगह किचन की होनी चाहिए। आपका मास्टर बेडरूम जहां होगा उसमें सुबह सबसे पहले सनलाइट आनी चाहिए। उस लिहाज से आप तय करते हैं कि अगर मुझे कोई बेडरूम बनाना है और उसमें पूर्व की दिशा में खिड़कियां रखने का मेरे पास ऑप्शन है, तो मैं उधर रखूं जिससे उधर सनलाइट आ सके। सुबह मुझे होती पता चल जाए सुबह हो गई, जहां मैं सोता हूं वहां सुबह का मुझे ज्ञान हो जाए। और ये सब तय करने के बाद फिर अब आप ईंट जोड़ने वाले किसी कारीगर को कहते हैं भाई अब ईंट ऐसे जोड़ो, यहां बेडरूम बनाना है, वहां बाथरूम बनाना है, वहां आगे किचन बनाना है। उतनी ही ईंटें लगी इस घर में भी, लेकिन जब इस घर को बनने के बाद आप देखेंगे तो इसमें हर जगह व्यवस्था नजर आएगी। और जो पहले आपने घर बनाया कि कहीं कहीं दीवार खड़ी कर दी और बाद में कहीं तय कर लिया कि किचन हो गया, ये बाथरूम हो गया, उतनी ईंट आपने उसमें लगाई, उतना ही खर्च आपने उसमें किया, लेकिन उसमें कोई ऑर्डर नहीं, कोई खूबसूरती नहीं। तो जो आपको अंक मिलते हैं यूपीएससी या किसी परीक्षा में निबंध में, उस बात पर नहीं मिलते कि आपने कितनी बातें लिख दी। आपने कितनी बातें लिखी ये तो एक महत्वपूर्ण बात है, लेकिन जिस बात को जहां लिखा जाना था क्या वहीं लिखा? क्या जितनी बातों को आपने लिखा उन बातों को किसी संरचना के भीतर लिखा है, उनमें आपस में जुड़ाव सुनिश्चित किया है? ये सब अगर आपने किया है तो फिर आपका निबंध अच्छा होगा। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि समस्या ये नहीं कि आपके दिमाग में शब्द आते हैं, आपके दिमाग में पहले संरचना आनी चाहिए। जब संरचना आ जाएगी कि मैं स्त्री पर निबंध लिखने जा रहा हूं कि अगर स्त्रियां दुनिया पर राज करती, यह निबंध पूछा गया, अगर स्त्रियां दुनिया पर राज करती, शोध क्या है, ज्ञान के साथ अजनबी मुलाकात, अगर निबंध में इस पर लिखने जा रहा हूं तो पहले मेरे दिमाग में स्त्रियों के दुनिया पे राज करने से हमारी दुनिया कैसे अलग होती, इसकी एक कंप्लीट पिक्चर बननी चाहिए।
कभी तुमने सुना होगा, जितने बड़े एक्टर एक्ट्रेस हैं, ये किसी फिल्म में काम करने से पहले जो कहता है कि हमारी फिल्म में आ जाओ, उससे कहते पहले स्क्रिप्ट सुनाओ अपनी, और वो स्क्रिप्ट राइटर स्क्रिप्ट लेके आता है, किसी एक्टर या एक्ट्रेस को 2.5 घंटा 2 घंटा स्क्रिप्ट सुनाता है। जब वो स्क्रिप्ट अप्रूव करते, उनको स्क्रिप्ट पसंद आती, तब उस फिल्म में काम करते। इसका मतलब फिल्म में ऐसे नहीं कि एक्टर ने कह दिया कि हाँ तुम्हारी फिल्म बन रही है दीवाना मस्ताना और मैं आऊंगा और काम कर दूंगा। पूछता है भाई जो दीवाना मस्ताना बना रहे उसमें ये दीवाना कौन है, क्या करेगा दीवाना, इसकी भूमिका क्या है, और पूरी फिल्म की कहानी समझने के बाद तब वो देखता है कि उसमें मीनिंगफुल तरीके से उसका रोल है या नहीं। तो जैसे फिल्म बनने से पहले उसकी स्क्रिप्ट बनती है, तब आप 3 घंटे की या 2.5 घंटे की फिल्म पर्दे पर देखते हैं और आपको अच्छी लगती है। ठीक वैसे निबंध की स्क्रिप्ट भी निबंध लिखने से पहले आपके दिमाग में बन जानी चाहिए, और तब हर चीज, निबंध में भी किरदार हैं। लोकतंत्र पर निबंध लिख रहे हैं तो लोकतंत्र की अच्छाई एक किरदार, लोकतंत्र की बुराई दूसरा किरदार, लोकतंत्र के प्रकार तीसरा किरदार। अलग अलग जैसे फिल्म में किरदार होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, वैसे निबंध में अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। उनको सबको आपको सोचना पड़ता है पहले से, निबंध लिखने से पहले, कि इस निबंध में, निबंध की लोकतंत्र की अच्छाई पर कितना लिखूंगा, इसकी बुराई पर कितना लिखूंगा, इसकी समस्याओं पर कितना लिखूंगा, इसके प्रकार पर कितना लिखूंगा, इसकी आजकल डिबेट क्या है लोकतंत्र की सबसे बड़ी, उस पर कितना लिखूंगा, माइनॉरिटी मेजॉरिटी को रखते कैसे लोकतंत्र में, उससे क्या समस्याएं पैदा होती है उस पर कितना लिखूंगा, पंथ निरपेक्षता के साथ लोकतंत्र कैसे जुड़ता है इस पर क्या लिखूंगा। पहले आप सब सोच लेते हैं और तय कर लेते हैं कि इस बात का कितना प्रपोर्शन होगा, तब निबंध लिखते हैं। तो निबंध लिखने का एक खास साइंस होता है, उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो इस तरह की दिक्कत आप में नहीं आएगी। निबंध पर मैंने 1-2 कक्षाएं यूट्यूब चैनल पर डाल रखी हैं, उनको कभी देखिएगा। अगर नहीं पढ़ी होंगी तो मैं देखूंगा, अनुरोध करूंगा अपने मैनेजमेंट टीम से कि निबंध की 1-2 वर्कशॉप क्लास, निबंध लिखा कैसे जाता है वो डाल दे, और उसमें देखिए कैसे कि पहले एक विजन बनता है, जिसको स्क्रिप्ट कह रहा है उसको विजन कहा जाता है। विजन के बाद फिर डायमेंशन क्रिएट होता है, डायमेंशन के बाद फिर उसके भीतर हम आर्ग्यूमेंट्स ले आते हैं, फिर आर्ग्यूमेंट्स को समझाने के लिए एग्जाम्पल ले आते हैं, और एग्जाम्पल्स में हम फैक्ट्स, डेटा, इन सब की बात करते हैं, दोहे, चौपाई, मुहावरे, कहानियां, सब एग्जाम्पल्स। तो पहले विजन, विजन के बाद डायमेंशन, डायमेंशन के बाद आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स के बाद डेटा, एग्जाम्पल, ये सब होता है। इस तरह का सीक्वेंस आपको निबंध में क्रिएट करना होता है। यौन अपराध जैसे मामले, अब जेंडर, ये तो मैंने पहले चर्चा कर दी। अगर लड़कों के साथ अपराध हो रहा है तो ऐसा अपराध बहुत सारे मुल्कों में होता है, अरब मुल्कों में बहुत होता है, पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा, वजीरिस्तान, उधर जो ट्राइबल एरिया है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बलूचिस्तान, ऐसे तमाम जगहों पर लड़कों के साथ भी यौन अपराध बहुत होते हैं। तो बिल्कुल यौन अपराध का कोई इस तरह का मामला नहीं है कि वो पुरुषों के साथ नहीं होता, लेकिन मोटे तौर पर हमारी दुनिया पैट्रियार्कल है, पितृसत्तात्मक है। और पितृसत्तात्मक दुनिया में स्त्रियों में पुरुषों के प्रति उपभोक्तावादी दृष्टिकोण नहीं है। स्त्रियां पुरुषों को ऑब्जेक्ट की तरह नहीं देखती, पुरुषों में स्त्रियों को ऑब्जेक्ट की तरह देखने की एक टेंडेंसी है। इसलिए ऐसा नहीं पाते हैं कि लड़कियों ने पुरुष का अपहरण कर लिया, अबडक्ट कर लिया। आप ये पाते हैं कि लड़कों ने लड़की का अपहरण कर लिया। इसका कारण यही है कि स्त्रियां पुरुषों को वस्तु की तरह, सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह कम देखती हैं। पुरुषों में पैट्रियार्की की कल्चर के कारण ऐसा देखने की परंपरा ज्यादा है। आपका अगला सवाल है, सामाजिक परिवर्तन की राह पर भारत चल रहा था लेकिन फिर से भारत की रूढ़िवादी परंपराओं की ओर अग्रसर हो गया, जहां तर्क से ज्यादा वरीयता देने की आवश्यकता है। क्या फिर से 18वीं शताब्दी से पहले की ओर भारत चल रहा है? देखिए, ऐसा नहीं कह सकते कि भारत 18वीं शताब्दी की तरफ चला गया। ये फेजेस हैं। दुनिया में हमारी किसी एक मुल्क की अपनी इंडिपेंडेंट तरीके से सोचने की क्षमता वैश्विक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में कम रह गई। आजकल हम
दुनिया में क्या घट रहा उससे अपनी सोच तय करते हैं। जैसे अगर भारत रसिया का बहुत अच्छा दोस्त रहा है, रूस और भारत के रिश्ते बड़े पुराने हैं, इस बात को अगर आप मानते हैं और आप इस बात को मानने के साथ आज भारत में सर्वे कर लें, मतलब आप ये मानते हैं कि ऐसा रहा है, भारत और रूस की दोस्ती रही है, इसके साथ आप सर्वे कर लें और भारत में 1000 लोगों से सवाल पूछें कि रूस ने यूक्रेन के साथ जो किया वो सही है या गलत, 1000 में से मेरा ख्याल है कि 900 लोग कह देंगे, हो सकता है 1000 भी कह दें, 900 लोग तो पक्का कह देंगे कि रूस ने गलत किया यूक्रेन के साथ। क्योंकि आज हमारी सोच ग्लोबलाइज्ड है, हम वैश्विक घटनाएं जो घट रही हैं उनके आधार पर कहीं ना कहीं उनसे प्रभावित होते। हम ये याद नहीं रखते कि भारत का रूस ने कितना साथ दिया। हम जब यूक्रेन में लोगों को मरते हुए देखते हैं, सिविलियंस के हाथ बंधे हुए और उनको गोली मारी हुई देखते हैं, तो हमारा रसिया के प्रति आक्रोश पैदा होता है हमारे मन में, और मानते रसिया अग्रसर। और अखबार में खबर छपती है कि आज रसिया के 4 टैंक यूक्रेन के मिसाइल्स ने उड़ा दिए, तो हमको खुशी होती है, ठीक है, इसको सबक सिखाना चाहिए। तो भारत के लोग चाहते हैं कि रूस को सबक सिखाया जाए, अच्छा हुआ रूस नहीं जीत पा रहा यूक्रेन को, बहुत सारे लोगों से मैंने ऐसा सुना। ठीक वैसे जब आप समाज में रह रहे होते हैं तो उसी तरह से समाज में एक उसकी भी एक चेतना बनती है। जैसे भारत में दलितों की चेतना बनी, उनको लगा कि सवर्णों ने उनके साथ गलत किया है, और इस कारण एक परिवेश बना है जहां दलित एकजुट होते हैं, लामबंद होते हैं। और जब एकजुट लामबंद होते हैं तो वो इतिहास के उस अपमान को, इतिहास में उनके साथ किए गए ऑपरेशन को याद करते हैं, और उनके मन में सवर्णों के प्रति एक बुरा भाव जगता है कि लोग अच्छे नहीं। अब आप अगर उनसे इस मामले में तर्क करने जाएंगे तो तर्क के लिए गुंजाइश नहीं है। कभी अंबेडकरवादियों से तर्क करने की कोशिश कीजिए, आप पाएंगे तर्क नहीं करेंगे। वो भी अंबेडकर के लिए वैसी आस्था रखते हैं जैसे कट्टर हिंदुओं में राम के लिए है, कृष्ण के लिए है। भले अंबेडकर ने दलितों को तर्क के आधार पर सशक्त बनाया हो, मुक्त किया हो, लेकिन आज अंबेडकर उनके लिए भगवान की तरह है। क्योंकि एक ऐसा परिवेश है जहां दलित चेतना में सशक्तिकरण का एक बोध आया, और उस बोध के कारण दलितों ने समझा कि हमारे साथ गलत हुआ है, और उस गलती को समझ लेने के बाद अपने आसपास के परिवेश में घटित हो रहे सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन से अछूते नहीं रहते। तो आप जो पूछ रहे हैं कि तर्क के लिए जगह क्यों नहीं है, क्योंकि आज समाज में बहुत लोगों को अपनी पहचानों का बोध होना शुरू हुआ है, पहचानों से जुड़ी अस्मिता का, उस अस्मिता से जुड़े प्रतीकों का बोध होना शुरू हुआ, और इस बोध ने किसी को यादव बना दिया, किसी को ब्राह्मण बना दिया, किसी को क्षत्रिय बना दिया, किसी को दलित बना दिया। और जब हम ये बन गए और मैं ब्राह्मण बना और मेरी परशुराम में आस्था जगी, तो परशुराम के बारे में कोई बुरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। चुनाव में कोई पार्टी अगर कहती है कि हम चुनाव जीते और परशुराम की बड़ी मूर्ति लगाएंगे, तो हम सवाल थोड़े उठाते हैं कि क्यों लगाओगे, उस पैसे कहीं चिकित्सालय में खर्च कर देना। हम ये कहते हैं कि अगर दूसरे देवी देवताओं की लग रही है और उन देवी देवताओं की जाति फला थी, तो हमारे देवता की भी लगनी चाहिए जिसकी जाति है। हम वहां भावना से सोचते। तो देखो ये बात इसलिए है ना कि दुनिया, जैसे मैंने कहा कि अभी अस्मिताओं की दुनिया है। जब हम मनुष्य के तौर पर अपनी अस्मिता खोजते हैं तो हमारे मन में रूस के प्रति गुस्सा जगता है। जब दलित के तौर पर अपनी अस्मिता खोजते हैं तो सवर्ण के प्रति गुस्सा जगता है। जब हिंदू के तौर पर अस्मिता खोजते हैं तो
मुसलमान के प्रति गुस्सा जग जाता है। मुसलमान के तौर पर अपनी अस्मिता खोजते हैं तो हिंदुओं के प्रति गुस्सा जग जाता है। जब स्त्रियों के तौर पर अस्मिता खोजेंगे तो पुरुषों के प्रति गुस्सा जगेगा। तो हमारी पूरी दुनिया इस समय गुस्से वाली दुनिया है। हमारी पूरी दुनिया अस्मिता वाली दुनिया बन चुकी है। हर आदमी किसी न किसी अस्मिता से अपने आप को जोड़ रहा है, आइडेंटिटी से जोड़ रहा है, और उस आइडेंटिटी के साथ एक बाइंड्री बन रही है कि ये मेरी वाली आइडेंटिटी, इसकी दुश्मन आइडेंटिटी है। और जब सबने अपने दोस्त और दुश्मन इस तरीके से तय कर लिए तो उसमें तर्क के लिए जगह बहुत कम बचती है। भारत में अंबेडकरवादियों से गांधी के बारे में तर्क करने की कोशिश करो, सुनेंगे ही नहीं। जबकि मैं अंबेडकरवादियों का नाम मैं क्यों ले रहा हूं? क्योंकि संभवतः भारत में अंबेडकर से ज्यादा तार्किक आदमी जिन्होंने हर बात को तर्क से कहा हो कोई और नहीं। लेकिन उनका समुदाय भी, जिस समुदाय को उन्होंने सशक्त बनाया, तर्क से सशक्त बनाया, वो भी तर्क से नहीं, कई बार बातों को आस्था से खारिज कर रहा है। और दूसरे लोगों के बारे में कहना ही क्या है। वामपंथी दक्षिण पंथ को नहीं सुनना चाहते, दक्षिणपंथी वामपंथियों को नहीं सुनना चाहते हैं। तो ये एक ऐसी हमारी दुनिया में अभी एक ट्रेंड बनी है जहां अलग अलग पहचानों के साथ हमने अपने आप को जोड़ लिया है और कई बार बदलता रहता है। जैसे मैंने कहा कि यूक्रेन पर रूस ने हमला किया तो हमारी दलित, हिंदू, क्षत्रिय, ब्राह्मण, यादव वाली पहचान नहीं उभरती, उसमें हमारी मानव वाली पहचान उभर जाती। और हमको लगता है कि हमारी अस्मिता मानव के साथ जुड़ी हुई है और हम मानते हैं कि यूक्रेन में हमारे ही जैसे किसी मानव के साथ गलत बर्ताव हो रहा है। लेकिन जब हम भारत में अपने आप को देखते हैं, किसी गांव में देखते हैं और दलित के तौर पर देखते हैं तो हमारा गुस्सा रूस के लिए थोड़े पैदा होता है, तब हमारा गुस्सा उस गांव में रहने वाले के सवर्ण के लिए पैदा होता है। इस तरह से हमारी जहां जहां जो आइडेंटिटी उसके साथ कॉन्टेक्चुअल तौर पर, चूंकि एक अस्मिता का समर्थक पहचान और एक अस्मिता की विरोधी पहचान हमने खड़ी कर ली है, और इसको खड़ा करने के बाद हमने अपने विचार को तय कर दिया है कि जो हमारा समर्थक है इसकी हर बात को हम सही मानेंगे, जो हमारा विरोधी है इसकी हर बात को गलत मानेंगे, तो तर्क की गुंजाइश नहीं बची। लोकतंत्रों ने वोट बैंक पॉलिटिक्स इसको और मजबूत कर दिया। लोकतंत्र में जब चुनाव होता है, पार्टियां वोट के लिए जाती हैं तो चाहती हैं कि अलग अलग पहचानों का वोट उनको एक मुश्त मिल जाए। यादवों का वोट एक साथ समाजवादी पार्टी को मिल जाए, दलितों का सारा वोट बहुजन समाजवादी पार्टी को मिल जाए। भाजपा चाहेगी सवर्णों का, ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का सारा वोट भाजपा को मिल जाए, बनियों का सारा वोट भाजपा को मिल जाए। तो कैसे मिलेगा? तभी मिलेगा ना जब आप इन पहचानों की भावना को उभारेंगे और चुनाव के साथ करेंगे ध्रुवीकरण, जिससे इन जातियों में क्या पैदा हो जाए कि हम यादव हैं तो हमारा दुश्मन छत्री है क्योंकि इसका चीफ मिनिस्टर अभी, ये छत्री है तो इनका दुश्मन यादव है, ये मुसलमान है तो इनका दुश्मन हिंदू है, हिंदू है तो इनका दुश्मन मुसलमान है। ऐसा नैरेटिव इसलिए तैयार किया जाता है जिससे वोट बैंक बने। जब तक किसी समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ नहीं खड़ा किया जाएगा तब तक हमारा वोट बैंक कैसे निश्चित होगा? इस समुदाय का कोई भी आदमी उधर वोट ना दे और इस समुदाय का कोई भी आदमी इधर वोट ना दे, ये तभी तय होगा जब हम तर्क के लिए स्पेस खत्म कर दें। इसको कहते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स, इसी को कहते हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। तो अस्मिता और न्याय के सवाल के साथ आजकल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जुड़ गई और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के साथ वोट बैंक जुड़ गया, और इस वोट बैंक के कारण हमारे दुनिया में धीरे धीरे तर्क के लिए जगह कम हुई है, क्योंकि इस वोट बैंक की पॉलिटिक्स ने खेमेबंदी कर दी। अब हर आदमी का खेमा तय हो चुका है, उसी खेमे के भीतर वो अच्छाई बुराई को समझता है। तो ये कुछ एक उत्तर है, इसके बहुत और भी उत्तर हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो आपने सवाल लिखकर मुझे भेजे थे उसमें कुछ सवाल मैंने आपके वीकली डिस्कोर्स के लिए आज लिए हैं। कुछ और सवाल भेजिए तो अगले वीक हम लोग वीकली डिस्कोर्स में फिर से मुलाकात करेंगे। संडे को मैं वीकली डिस्कोर्स नहीं ले पाया था, उसका कारण ये था कि मैंने अभी
शिफ्ट किया है और स्टूडियो भी तैयार हो रहा दूसरी जगह जहाँ आया हूँ, तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। इस वजह से ये वीकली डिस्कोर्स नहीं हो पाया था। तो अगले संडे को अपने समय से होगा, फिर से जैसे होता रहा 12:30 बजे से। ये वाला वीकली डिस्कोर्स हम लोगों ने अलग से रिकॉर्ड करके और आपके लिए इसको अपलोड करवा दिया है यूट्यूब पर। इसको आप देखिए और अपने और सवाल भेजिए, उन पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।